सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज साहू। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को कक्षा 11वीं के वितान पुस्तक के पाठ आलो आधारी। पिछले क्लास में इस भाग कुछ भाग पढ़ लिए हैं, जिसमें बेबी हल्दर की उसकी माँ की मृत्यु हो गई है और उसे पता ही नहीं चल पाता है ना। इस बात को लेकर वो कुछ दिनों तक, उसके बाबा के बताने से कुछ दिनों तक वो चिंतित रहती है कि मेरी माँ मर गई और मुझे पता ही नहीं है, मैं देख भी नहीं पाई करके, है ना। तो इसी दुख में वो सोच विचार कर रही थी। फिर आगे के जीवन के लिए वो जो चिट्ठी वगैरह जो भेजे हैं तातुस के जो मित्र है ना, तो उसकी ओर ध्यान गया। आइए आगे पढ़ते हैं। इसी बीच जेठू और शर्मिला दी की कई चिट्ठियां भी आ पहुंची थी और उनके जवाब देने की चिंता अलग से लगी रहती। चिट्ठियों के जवाब देने से दोनों खुश होंगे और मेरा भी मन बहल जाएगा, यह सोचकर एक दिन सारी चिट्ठियां लेकर मैं बैठ गई। जवाब देने से पहले उन चिट्ठियों को एक बार फिर पढ़ लेना चाहती हूँ। पढ़ लेना जरूरी समझकर मैंने पहले जेठू की चिट्ठियां उठाई और किसी कहानी की तरह उसे उन्हें पढ़ने लगी। तातुस ने उन्हें शब्दकोश की मदद लेने को ठीक ठीक ही कहा है। मेरी भी यही राय है। चिट्ठी लिखने में भूले तो होंगी ही, लेकिन क्या इसी से तुम चिट्ठी लिखना बंद कर दोगी? बार बार जिज्ञासा करना कोई बुरी बात नहीं है। जिज्ञासा होने से ही हम लिख पाते हैं। तुम्हारी कहानी क्या इधर सोई पड़ी है, तुम्हारे तातुस की तरह? 9 वर्ष में खूब लिखो और मल्लेश्वरी की तरह मोटी सोटी हो जाओ, यह मेरी कामना है। तुम्हारा लेखन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि दूसरों को भी अच्छा लगेगा। मैं अपने बंधु आनंद के कहने पर उनका यह लेख तुम्हें भेज रहा हूँ। तुम्हारे लेखन को लेकर तुम्हारे तातुस और तुम्हारे जेठू दोनों के ही सोचने विचारने का कोई अंत नहीं। सबसे अधिक खुशी की बात यह है कि पहले की तरह अब तुम्हें लिखने में कष्ट नहीं हो रहा है। आशा पूर्ण देवी की कोई नई किताब पढ़ी क्या? तुम्हारी लिखावट पहले मुझे काफ़ी कष्ट देती थी। अब कष्ट देने की बात तो दूर, तुम्हारी लिखावट देखकर बहुत खुशी होती है। पढ़ते हुए एक बार भी तुम्हें डांटने की इच्छा नहीं होती, बल्कि बार बार शाबाश, बहुत अच्छा कहने की इच्छा होती है। भूल भूलों की चिंता करने लगो तो एक लाइन भी नहीं लिखी जा सकती, इसलिए उनकी चिंता किए बिना लिखना होगा। बाद में अपना लिखा स्वयं ही सुधार लेना होगा। इसके बाद जिन लोगों का काम ही है लिखना पढ़ना, उनसे इसे कुछ और सुधरवाने की बारी हो गई है। तुम्हारे तातुस ने तुमसे ठीक ही कहा था कि भूल होती है तो हो, फिर भी लिखो। जेठू की जितनी चिट्ठियां आती उनकी उतनी मेरी इच्छा होती कि लिखूं और भी लिखूं। शर्मिला दी मुझे हिंदी में शर्मिला दी मुझे हिंदी में चिट्ठी लिखती थीं। उनकी चिट्ठियां सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता। उनकी चिट्ठियां कुछ और ही तरह की होती। मैं सोचती कि उनके यहाँ तो घर के काम के लिए कोई लड़की रखी गई होगी। क्या उनके साथ भी वह वैसा ही व्यवहार करती होंगी जैसा मेरे साथ? मुझे तो यह किसी के घर घर काम करने वाली लड़की की तरह नहीं देखती, और चिट्ठियां भी ठीक उसी तरह लिखती जैसे अपनी किसी बांधवी बांधवी मतलब कोई सहेली, है ना, बांधवी या सहेली को। तातुस उनकी चिट्ठियां पढ़कर सुनाते तो अपनी टूटी फूटी बांग्ला में मैं उन्हें लिख देती। कभी जब मेरा मन खराब होता तो वह उनकी यह चिट्ठी मुझे आह्लादित करती, मतलब खुश कर देती। बेबी, एक बार सोचकर देखो कि
अपने बाबा को तुम जैसी समझती हो वैसे वह क्यों है? इसका कारण क्या है? थोड़ा उनकी तरफ से भी सोचो। जिन्हें तुम माफ़ भले ही ना कर सको बेबी, जो हमें अच्छे नहीं लगते उन्हें भी माफ़ किया जा सकता है, और शायद वैसा करना ही भला है। यदि तुम यहाँ आओ तो हम दोनों खूब सजेंगे और फिर खूब नाचेंगे। ठीक है। शर्मिला दी बोल रही है कि अगर तुम यहाँ आओगे और उसके पास अगर जाएगी लेखिका है बेबी हालधर, है ना, तो हम दोनों खूब सजेंगे और खूब नाचेंगे। तुम्हें सजना अच्छा लगता है कि नहीं? मुझे तो कभी कभी अच्छा लगता है। तुम मेरे लिए सजना और मैं तुम्हारे लिए सजूंगी। हम दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तो जी भर कर हंसेंगे। यदि हंसने की कोई बात ना होगी तब भी हंसेंगे। बेबी, तुम उस समय क्या अवाक नहीं रह जाती जब कोई तुम्हारा लिखा कुछ पढ़कर कहता है कि बहुत अच्छा लिखा है? क्या तुम कभी यह सोचती हो कि इतनी कठिनाई, इतने कष्ट में बीता तुम्हारा जीवन लिखना शुरू करने के बाद से इतना सुंदर कैसे हो गया? मुझे यह बात बड़ी मज़ेदार लगती कि शर्मिला दी ने मेरे सजने धजने के बारे में पूछा, क्योंकि सजना धजना मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। मैंने कितना ही लड़कियों बहुओं को देखा था जो कहीं घूमने जाने की बात उठी नहीं कि सिंदूर की डिब्बी, पाउडर का डिब्बा, आईना, कंघी और ना जाने क्या क्या लेकर सजने बैठ जाती। साड़ी पहनती तो अपनी किसी सहेली को बुलाकर पूछती, ए देखो तो ठीक से पहनी कि नहीं। अगर सहेली ने उनके मन की बात नहीं कही तो ठहरो कहकर साड़ी को फिर 10 बार खोलती पहनती। कोई कोई अपने स्वामी से, स्वामी मतलब पति, है ना, कोई कोई अपने स्वामी से पूछती, क्यों जी, कौन सी साड़ी पहनना ठीक रहेगा? स्वामी यदि कहता यह साड़ी पहनो, इसमें बहुत अच्छी दिखोगी, तो उस साड़ी को पहनने पहने वे मुस्कुर मुस्कुराती हुई जल्दी जल्दी कमरे में चली जाती और फिर साड़ी पहन स्वामी के सामने आ खड़ी होती और चाहती कि एक बार फिर कहे, तुम कितनी सुंदर लग रही हो। सिर्फ यही नहीं, वे चाहती कि और भी लोग कहें, देखो देखो कितनी सुंदर लग रही है। मैं तो देखकर अवाक रह जाती कि औरतों को साड़ी गहने से इतना मोह है, इनके लिए इतना लालच, इतना लोभ। मैं उन्हें देखती कि होठों पर, चेहरे पर ढेर सारा रंग पोत लिया और चल पड़ी अपने स्वामी स्वामी या किसी और आदमी के साथ घूमने। यह सब चीज़ें औरतें न जाने क्यों इतना पसंद करती है। मुझे यह सब एकदम ही अच्छा नहीं लगता। मुझे बचपन से ही अधिक सजना धजना अच्छा नहीं लगता था। बचपन में मेरी दीदी मुझे पकड़कर जबरदस्ती मेरी कंघी करती और बाल बांधती। सहेलियों के साथ कहीं जाना होता तो सहेलियां ही कह कह कर मुझे सजाती वजाती। ब्याह के बाद भी इन सब चीज़ों का शौक़ मुझे नहीं हुआ। कहीं जाना भी हुआ तो बस जैसे तैसे कंघी कर मांग में सिंदूर लगा लगा चल पड़ती। इस पर भी पाड़े पाड़े मतलब मोहल्ले के, है ना, मोहल्ले की औरतें मुझे देखकर जलती। वे अगर अब मुझे देखती तो और भी जलती और इसको उसको बुला आपस में खुसर खुसर करने लग जाती, क्योंकि साड़ी की वजह मैं सलवार सूट जो पहनने लगी थी। यहाँ आकर इस तरह की तुच्छ बातों से मैं बच गई। यहाँ मुझे सबका स्नेह मिलता था। तातुस के लड़के विदेश से लौटते तो मेरे लिए कुछ न कुछ लेकर आते। मामा माने अर्जुन दा की माँ, है ना, मामा माने अर्जुन दा की जो माँ है वो आती। वह भी मुझे कुछ न कुछ जरूर देती। मैं सोचती कि इन लोगों का इतना प्यार संभाल भी पाऊंगी या नहीं। अब मुझे आश्चर्य होता है जब कोई कहता है कि वह इसके या इसके बिना नहीं रह सकता। वह आश्चर्य होता है जब कोई कहता है कि वह इसके बिना या उसके बिना नहीं रह सकता, जबकि पहले मैं भी सोचती थी कि अपने दुर्गापुर के कुछ बंधुओं को छोड़कर मैं नहीं रह सकूंगी। वह सब बस कहने भर की बातें होती हैं।
जो पहले कहा करते थे कि इसके या उसके बिना नहीं रह सकेंगे, वे आज उनके बिना बड़े मज़े से हैं। मैं भी कुछ दिन बहुत उदास रही थी जब अपने बंधुओं को छोड़कर आना पड़ा। बंधुओं को मतलब अपने भाइयों को। धीरे धीरे सब ठीक हो गया। बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करने की तरफ मैं अधिक ध्यान देने लगी और उसमें मुझे इतना सुख मिलने लगा कि अपने बंधुओं से बिछुड़ने के दुख की जगह मैं अब मानने लगी थी कि उनमें से कोई भी मुझसे मिलने न आए। मैं अपने बाल बच्चों से में मगन थी, मतलब व्यस्त थी, और इस बात से बहुत खुश थी कि उनकी पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है। मतलब अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है करके वो खुश है। वे अब ना तो पहले की तरह जरा जरा सी बात पर रोने चिल्लाने लगते हैं, ना ही बेमतलब इधर उधर भटकते हैं। बातें भी अब वे ऐसी करने लगे जैसे पहले कभी नहीं करते थे। अभी कुछ ही दिन हुए मैं रात के 8-9 बजे अपने बच्चों के साथ छत पर बैठी बातें कर रही थी कि हठात मेरी लड़की ने पूछा, माँ तुम कभी स्कूल गई हो? मैं अवाक हो उसकी ओर देखती रही और सोचने लगी कि इतनी जरा सी बच्ची ऐसी बात पूछ रही है। अब भला मैं इसे क्या जवाब दूं? मैं कुछ बोलती इसके पहले ही उसने फिर कहा, माँ एक कविता सुनाओ ना। मुझे क्या वह सब याद था मुझे क्या वह सब याद था फिर अब याद था मतलब याद नहीं है करके बोल रही है। फिर भी दो चार चार दो चार लाइनें मन में आई उसे सुना दी। यह खिलखिलाकर हंस पड़ी। ठीक है, उसकी जो बेटी है वो खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, इतनी बड़ी माँ और स्कूल की कविता सुनाती है। उसकी बात पर मुझे हंसी आ गई और दुख भी हुआ। मैंने सोचा, मेरे बच्चे जब इस बात पर इतना हंस सकते हैं तो समय तो उस समय तो और हंसेंगे जब देखेंगे कि मैं हाथ में अखबार लिए बैठी हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में अखबार पहले कभी तो उन्होंने देखा नहीं। यह मैं रोज यह मैं रोज सवेरे अखबार देखती थी। अंग्रेजी न जानने से उसका सिर पैर कुछ भी समझ नहीं पाती, फिर भी तस्वीरें देखकर तातुस से उसके बारे में पूछती। तातुस कहते, तस्वीरों के नीचे बड़े बड़े अक्षरों में जो लिखा है उसे पढ़ने की कोशिश करो। मैं एक एक अक्षर बोलती जाती और तातुस हूँ करते जाते। जब सारे अक्षर खत्म हो जाते तो तातुस मुझे पूरे शब्द का उच्चारण कर देते और उसका मतलब भी बता देते। बार बार पूछने पर कभी कभी वह उकता जाते उकता जाते मतलब नाराज हो जाते, क्योंकि वह अपना प्रिय अखबार द हिंदू ठीक से पढ़ नहीं पाते। शायद इसलिए अखबार हाथ में लिए लिए वह कहते, बेबी जाओ, बच्चों को स्कूल नहीं भेजोगी? मैं कहती, हाँ हाँ भेजूंगी, अभी टाइम है। वह फिर कहते, कब भेजोगी? देर देर नहीं हो जाएगी? जाओ, मैं घड़ी की तरफ देखकर उठ पड़ती। जाओ ऐसा करके जब बोलते, फिर मैं घड़ी की तरफ देखकर उठ पड़ती। बच्चों को स्कूल भेजना ही तो कोई अकेला काम था नहीं। अर्जुन दा के उठने पर उसके लिए खाना वाना भी तो बनाना होता। ठंडी रोटी वह खाता नहीं था, इसलिए गरम गरम बनाकर देनी होती। उसे अच्छी अच्छी चीज़ें खाने का शौक था। चिकन विकन, बिरयानी, पुलाव, कबाब, आलू पराठा, पुदीना पराठा, यह सब उसे अधिक पसंद था। साथ में टोमेटो सूप, चिकन सूप, प्याज सूप जैसे कुछ हो तो और भी अच्छा। मैं उसका खाना उससे पूछकर ही बनाती। लोगों को कुछ बना बना कर खिलाना मुझे हमेशा से अच्छा लगता रहता है। मैं जब अपने स्वामी के पास थी तब भी कभी कुछ नया बनाती तो आसपास के लोगों को भी खिलाती, और इस पर से मेरा स्वामी मुझ पर बहुत गुस्सा करता। लोगों को किताबें देखकर तरह तरह की चीज़ें बनाकर खिलाना जितना अच्छा लग मुझे जितना अच्छा लगता था उतना ही अच्छा अब उपन्यास, कहानी, कविता पढ़ना और अखबार देखना लगने लगा था। अखबार देखते मुझ पर जैसे उनका नशा सा चढ़ चढ़ गया था। तातुस में
उसमें से जो कुछ मुझे बताते वह सब मेरे मेरे लिए बिल्कुल नया होता, और वैसी बातें बार बार सुनने समझने के लिए मेरा मैं रोज सवेरे गेट पर खड़ी हो अखबार आने का रास्ता देखती। उन दिन सवेरे उठने पर मुझे थोड़ी देर हो गई थी। नीचे आई तो देखा तातू स्वयं ही अखबार लाकर पढ़ रहे हैं। मैं जल्दी जल्दी किचन में गई और चाय बना लाई। उन्हें चाय देकर मैंने पूछा, अखबार उठा लिया? और उसने तस्वीरें देखने लगी और उसकी तस्वीरें देखने लगी अखबार में जो तस्वीर है उसको। तातुस बोले, तुम्हारी चाय कहाँ है? जाओ ले आओ। मैं चाय लेकर खड़े खड़े पीने लगी तो उन्होंने कहा, खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ। मैं कुर्सी पर बैठ गई और चाय का गिलास टेबल पर रख अखबार देखने लगी। हठात तातुस बोले, मतलब यूं ही तातुस बोले कि बेबी, तुम्हें हम लोगों के पास माने इस घर में आए 1 वर्ष हो गया। तुम सोच कर देखो और तुम्हें मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा लग रहा है। क्या क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है और क्या बुरा। यहाँ आकर तुमने क्या कुछ सीखा। इतना कहकर तातुस फिर अखबार अखबार पढ़ने लगे। बेबी ने सोचा, भला यह भी कोई पूछने की बात है। उसने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह जाकर खिड़की के पास खड़ी हो आकाश की ओर देखने लगी। उसे अपनी माँ की याद हो आई। उसकी माँ की कितनी इच्छा थी कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे मनुष्य बने, लेकिन वैसा कहाँ हुआ। पढ़ना लिखना तो उसका हुआ नहीं था, फिर भी उसका महत्व वह ठीक ठीक समझती थी। और जब तक उन लोगों के साथ रही तब तक पढ़ने के लिए उनके पीछे सारे समय पड़ी रहती थी। माँ आज होती और उसे पता चलता, यह स्वयं देखती कि उसकी बेबी आज भी लिखना चाहती है या पढ़ लिख रही है, तो खुशी उसे कितनी खुशी न होती, है ना। मतलब बहुत खुश होती अपनी माँ ऐसा करके सोच रही है। आकाश की ओर देखती वह जैसे अपनी माँ से कहना चाहती है, माँ तुम आकर एक बार आकर देख आओ। मैं अभी भी लिखना पढ़ना चाहती हूँ। अपने बच्चों को पढ़ाकर अच्छा बनाना चाहती हूँ। उन्हें बस तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए माँ। माँ वह अपनी माँ से बातें कर रही थी और उसकी आंखों से आंसू छाती भिगोते फर्श पर टपक रहे थे। गिलास में चाय कप की ठंडी हो चुकी थी। तभी बेबी के कानों में किसी के पैरों की आहट पहुंची और चौंक पड़ी। उसने घूमकर देखा, अर्जुन दा उठ चुका था और नीचे आ रहा था। उतरते उतरते ही वह बोला, तुम लोग चाय पी रहे हो, मेरी चाय कहाँ है? वह चाय बनाने किचन में जाने लगी, तभी देखा कि किसी ने गेट पर आकर बेल बजाई। उसने जाकर देखा कि पड़ोस का लड़का हाथ में एक पैकेट लिए खड़ा है। वह उससे बोला, यह तुम लोगों का है, डाकिया भूल से हमारे यहाँ डाल गया था। उस लड़के से पैकेट ले उसने आकर तातुस को दे दिया। तातुस ने देखकर कहा, यह तो तुम्हारा है, यह लो। ऐसा करके देते हैं, जाकर देखो इसमें क्या है। पैकेट लेकर वह किचन में गई पैकेट लेकर वह किचन में गई और अर्जुन दा की चाय का पानी चढ़ाकर उसने पैकेट खोला। पैकेट में एक पत्रिका थी। वह उसे पलटने लगी तो उसमें एक जगह उसने अपना नाम देखा। आश्चर्य से फिर देखा, सचमुच ही उसमें उसमें लिखा था, आलो आंधारी। आलो आंधारी, है ना। आलो आंधारी का मतलब क्या है? अंधेरे का उजाला, है ना। और बेबी हालदार, ये देखिए, ये देख रही है पत्रिका को, है ना। और इधर किचन में चाय, अर्जुन दा के लिए चाय चढ़ाई है। चलिए आगे देखते हैं। खुशी से उसका मन हिलोरे मारने लगा, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मन की ऐसी उथल पुथल में भी जेठू की वह बात याद आ गई कि आशापूर्ण देवी दिन भर के काम निपटाकर उस समय लिखने पढ़ने बैठती थी जब सब लोग सो चुके होते थे।
उसने सोचा जेठू ठीक ही कहते थे कि घर के काम करते हुए भी लिखना पढ़ना हो सकता है। हठात उसकी नज़र चाय के लिए चढ़ाए पानी पर पड़ी तो उबलते उबलते काफ़ी कम रह गया था। उसने जल्दी जल्दी चाय बनाकर अर्जुन दा को दी और तब नीचे से ही देखो देखो एक चीज़ बोलती बोलती ऊपर अपने बच्चों के पास पहुंची। दोनों बच दोनों बच्चे दौड़कर उसके पास आ गए। उसने उनसे कहा, बताओ तो यह क्या लिखा है। उसकी लड़की ने एक एक कर सभी अक्षर पढ़े और बोली, बेबी हवलदार। माँ, तुम्हारा नाम किताब में। दोनों बच्चे हंसने लगे। उन्हें हंसता देख उसका मन खुशी से और भी भर गया। उसने प्यार से उन्हें अपने पास खींच लिया। उन्हें प्यार करते करते हठात जैसे उसे कुछ याद आ पड़ा। वह बच्चों से छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मैं अभी आती हूँ कहकर वह खड़ी हुई। नीचे आते आते उसने सोचा, वह कितनी बुद्धू है। पत्रिका में अपना नाम देख सभी कुछ भूल गई। जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतर उतर वह तातुस के पास आई और उनके पैर को प्रणाम किया। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रख आशीर्वाद दिया। किसने? तातुस ने। चलिए, ये बांग्ला भाषा में लिखा रहा होगा, है ना? तो इसको अनुवाद किया है प्रबोध कुमार ने हिंदी में। चलिए, पाठ में दिए गए सभी चित्र काल्पनिक हैं। चलिए, इस तरह से ये पाठ पूरी हो गई।